हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ पिलर। आई एम पल्लवी भटेले। आज की क्लास है हमारी द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की, जिसमें आज हम जिसको कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 को। चैप्टर नंबर 4 डील करता है सेक्शन नंबर 12 से लेके सेक्शन नंबर 29 तक। हाँ, क्लियर। अब अपन आज इसको पूरा देखेंगे क्या है चैप्टर नंबर 4 है क्या। चैप्टर नंबर 4 है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ। अब कौन सा चैप्टर है ये चैप्टर क्या कहता है? ये चैप्टर कहता है रिलीफ के बारे में कह रहा है। जो ऑर्डर्स रिलीफ के लिए हमको मिलेंगे उनका क्या प्रोसीजर होगा, वो सारी बातें चैप्टर नंबर 4 बात करेगा। अब सेक्शन नंबर 12 है क्या? एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन जा रही है सेक्शन नंबर 12 में। क्लियर। अब एप्लीकेशन कैसे लगाई जाएगी, कौन लगाएगा? एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कौन लगाएगा, किसके द्वारा लगाई जाएगी? बाय द एग्रीव्ड पर्सन या प्रोटेक्शन ऑफिसर या कोई अदर पर्सन एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पर भी लगा सकता है। क्लियर। मे प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट। क्लियर। अब इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो कहता है ये ऑर्डर पास करने से पहले मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर पास करने से पहले क्या कंसीडर करेंगे? डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो होगी, जो उनको प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा उनको जो रिसीव हुई है, उसको कंसीडर करके ही ऑर्डर पास करेंगे। क्लियर। द रिलीफ कैन बी सॉट फॉर अंडर सबसेक्शन 1। अब रिलीफ क्या होगा? रिलीफ में इंक्लूड्स क्या क्या है? रिलीफ में इंक्लूड है कंपनसेशन और डैमेजेस। रिलीफ क्या है? रिलीफ वो है कंपनसेशन और डैमेजेस को लेकर रिलीफ है। इसमें रिलीफ के टाइप्स बता दें। क्लॉज नंबर 2 बात कर रहा है टाइप्स ऑफ रिलीफ की टाइप्स ऑफ रिलीफ। क्लियर। 2 टाइप्स के कंपनसेशन और डैमेजेस के रिलीफ आपको देना होगा। इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? अगर सिविल कोर्ट ने पहले पास की है, इफ अ सिविल कोर्ट हैज ऑलरेडी पास्ड अ डिक्री, अगर सिविल कोर्ट पहले से पास किए हैं क्या, कंपनसेशन और डैमेजेस के लिए डिक्री पास की हुई है उन्होंने पहले, इन फेवर ऑफ एग्रीव्ड पर्सन के फेवर में, तो जो अमाउंट है या तो ऑलरेडी पेड है अमाउंट या पेएबल है अंडर मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर। क्लियर। तो मजिस्ट्रेट क्या ऑर्डर देंगे? मजिस्ट्रेट सेट ऑफ का ऑर्डर देंगे। मजिस्ट्रेट सेट ऑफ का ऑर्डर दे सकते हैं अगेंस्ट द डिक्री अमाउंट। क्लियर। जो रिमेनिंग बैलेंस है उसके लिए, और ये किसकी तरह इन्फोर्सेबल होगी? सीपीसी की तरह इन्फोर्सेबल होगी। क्लियर। या कोई अदर लॉ प्रिवेल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब थर्ड क्लॉज कहता है कि उसके फॉर्मेट क्या होगा। जो आपने कंप्लेंट की, एप्लीकेशन लगाया, उसका फॉर्मेट क्या होगा? वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगा और जिसमें प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स होंगे। क्लियर। अब फोर्थ क्लॉज बात करता है डिस्पोजल की बात करता है। जो मजिस्ट्रेट ने जे फिक्स एप्लीकेशन आते ही उनकी क्या हुई? फर्स्ट हियरिंग फिक्स हुई। फर्स्ट हियरिंग कब फिक्स होगी? विद इन 3 डेज। कब से? जब से उनको एप्लीकेशन मिली, तब से, जब से एप्लीकेशन मिली, जब से लेके 3 दिन के अंदर। क्लियर। सॉरी, फोर्थ क्लॉज डिस्पोजल की बात नहीं कर रहा, फोर्थ क्लॉज बात कर रहा है टाइमिंग की। 5 क्लॉज बात करता है डिस्पोजल की। क्लियर। फोर्थ क्लॉज कह रहा था कि फर्स्ट हियरिंग का टाइम पीरियड क्या रहेगा? विद इन 3 डेज, जब से एप्लीकेशन रिसीव हुई तब से 3 दिन। अब बात करते हैं डिस्पोजल की। मजिस्ट्रेट कब, मतलब उसका डिस्पोजल केस कब तक रहेगा? डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन को आपको डिस्पोजल करना है विद इन 60 डेज। 60 दिन के अंदर आपको उस एप्लीकेशन को डिस्पोज करना है। क्लियर। फर्स्ट, और ये 60 दिन कब से होंगे? जब से फर्स्ट हियरिंग चालू होगी तब से। क्लियर। सेक्शन नंबर 13 बात करता है सर्विस ऑफ नोटिस की। अब एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास लग गई, बात सब हो गई। अब बात करते हैं नोटिस की। तो वो रेस्पोंडेंट को पता चलना चाहिए कि हमारे खिलाफ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो नोटिस सर्व होगा। और नोटिस ऑफ द डेट ऑफ हियरिंग, जो हियरिंग का डेट था तब से नोटिस जो सेक्शन नंबर 12 में बताया है, वो किसको दिए? वो मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा रहा है। क्लियर। कौन?
मजिस्ट्रेट किसको दे रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर को दे रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर मस्ट सर्व द नोटिस। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेंगे, उसको नोटिस को सर्व करेंगे। किसको सर्व करेंगे, रेस्पोंडेंट को सर्व करेंगे। क्लियर। एंड ऑन एनी अदर पर्सन एज डायरेक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट, या किसी उस पर्सन को जिसको मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट किया हुआ है कि इसको जाके आपको नोटिस देना है। क्लियर। द सर्विस मस्ट बी डन बाय प्रेस्क्राइब मीन्स एंड विद इन, और जो भी सर्विस की जाएगी वो पूरे प्रिस्क्राइब मीन्स की तरह की जाएगी। और इसमें टाइमिंग दी है विद इन 2 days। नोटिस का टाइम कितना है, आपको नोटिस कब तक सर्व करना है, 2 दिन के अंदर सर्व करना है। क्लियर। 2 days से, अब 2 days कब से होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द नोटिस, जब से आपको वो नोटिस मिला उस दिन से आपके 2 दिन काउंट किए जाएंगे। उसको आपको 2 दिन के अंदर आपको नोटिस को सर्व करना है। और एडिशनल टाइम कब होगा, एडिशनल टाइम जब होगा जब मजिस्ट्रेट अलाउ करेंगे। क्लियर। और विद इन एडिशनल रीजनेबल टाइम इफ अलाउड बाय द मजिस्ट्रेट्स। क्लियर। सेकेंड क्लॉज, अ डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। अब वो तो नोटिस का सर्व करा है, अब उसका डिक्लेरेशन कौन करेगा, मेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर। किसके द्वारा होगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा होगा, जो सबमिट करेंगे डिक्लेरेशन को सर्विस इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में। और ये जो डिक्लेरेशन होगा शैल बी कंसीडर किया जाएगा एज अ वैलिड प्रूफ। वैलिड प्रूफ किया जाएगा कि ये एक प्रूफ है कि नोटिस सर्व हो चुका है। क्लियर। ऑन द रेस्पोंडेंट एंड ऑन एनी अदर पर्सन एज पर द मजिस्ट्रेट डायरेक्ट्स। क्लियर। और जब तक कि कॉन्ट्ररी प्रूफ ना हो जाए, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूवन। क्लियर। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 14 की। सेक्शन नंबर 14 कहता है काउंसलिंग की। अब मजिस्ट्रेट ने सोचा कि थोड़ी काउंसलिंग की बात की जाती है, कि काउंसलिंग करवाते हैं। काउंसलिंग कब होगी, तो काउंसलिंग को मजिस्ट्रेट किसी भी स्टेज पे, द मजिस्ट्रेट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स की किसी भी स्टेज पर काउंसलिंग कराई जा सकती है। काउंसलिंग की जरूरत अगर रेस्पोंडेंट को तो रेस्पोंडेंट के लिए, अगर एग्रीव्ड पर्सन के लिए है, वुमेन के लिए तो वुमेन के लिए भी काउंसलिंग करा जा सकती है, या दोनों के लिए की जा सकती है काउंसलिंग। क्लियर। एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट या डायरेक्ट द एग्रीव्ड पर्सन, या जॉइंटली, या तो सेपरेट करा दो या दोनों की जॉइंटली करा दो। क्लियर। अंडरगो काउंसलिंग विद इन एनी मेंबर ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर। और मेंबर कौन होगा, कोई सर्विस प्रोवाइडर मेंबर है। सच मेंबर मस्ट हैव द क्वालिफाइड होना चाहिए। क्लियर। उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए काउंसलिंग का, वो कराएगा। ये नहीं कि घर में बैठ के काउंसलिंग करा रहे हैं, नहीं, ये नहीं होगा। एक पर्टिकुलर काउंसलर आएगा, वो काउंसलिंग कराएगा। वेयर द मजिस्ट्रेट हैज इशूड एनी डायरेक्ट एक्शन ही शैल फिक्स द नेक्स्ट डेट। अगर उनको कोई भी इशू लगता है तो he shall fix the next date of the hearing of the case within 2 months। कितना टाइम पीरियड है, 2 महीने काउंसलिंग के बाद। क्लियर। काउंसलिंग के लिए उनको क्या लग रहा है, 2 महीने। अब सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 क्या बात करती है, सेक्शन नंबर 15 करता है असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर की, वेलफेयर एक्सपर्ट्स की। अब वेलफेयर एक्सपर्ट्स कौन होते हैं, वेलफेयर एक्सपर्ट्स काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है, सोशल वर्कर है, ये सब वेलफेयर एक्सपर्ट होते हैं। तो किसी भी प्रोसीडिंग में मजिस्ट्रेट को असिस्ट कर सकते हैं अगर वो। इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट द मजिस्ट्रेट में सिक्योर द सर्विस ऑफ सच पर्सन, जिसमें जहां तक हो वुमेन रखो प्रेफरली, अगर हो पा रहा है तो पॉसिबल है। मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू द एग्रीव्ड पर्सन, चाहे उनसे रिलेशन में है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आप वेलफेयर एक्सपर्ट रख सकते हैं जो मजिस्ट्रेट को असिस्ट करे। वो वेलफेयर एक्सपर्ट कौन कौन हो सकते हैं, काउंसलर भी हो सकता है, साइकोलॉजी वाला हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट, या सोशल वर्कर है। क्लियर। ये सारे होते हैं वेलफेयर एक्सपर्ट। सेक्शन नंबर 16, प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन कैमरा। अब जो इसकी प्रोसीडिंग्स है पूरी डोमेस्टिक वायलेंस की, वो कैसी होगी, वो इन कैमरा में। Magistrate consider that the circumstances of the case is so warrant and if, जहां तक है उसको प्रोसीडिंग्स को इन कैमरा में कराएंगे। अगर किसी पार्टी को लगता है कि उनको जरूरत है, वो डिजायर है, उनको ये डिजायर है कि हमारे प्रोसीडिंग्स को आप कंडक्ट कैमरा में कराएं, तो वो करानी पड़ेगी। क्लियर।
सेक्शन नंबर 17 राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। अब सेक्शन नंबर 17 बात कर रहा है शेयर्ड हाउस होल्ड के राइट्स की। वुमेन का राइट है एवरी वुमेन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अब महिला है, महिला अपने घर को नहीं छोड़ना चाहती, जहां उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है वहां नहीं छोड़ेगी, तो एवरी वुमेन के पास डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहने का अधिकार है, राइट टू रिसाइड इन द शेयर्ड हाउस होल्ड वेदर और नॉट शी हैज एनी राइट टाइटल और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द सेम। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी और की प्रॉपर्टी है क्या है, जहां पर उसका रिलेशन है डोमेस्टिक रिलेशनशिप वहां वो रह सकती है, ये उसका राइट है। द एग्रीव्ड पर्सन शैल नॉट बी एविक्टेड। अब ऐसा नहीं है कि वो रह रही है तो उसका रेस्पोंडेंट उसको हटा दे, बेदखल कर दे या घर से बाहर निकाल दे, ऐसा नहीं कर सकते। द एग्रीव्ड पर्सन शैल नॉट बी एविक्टेड or excluded from the shared household or any party of it by the respondent। clear? respondent द्वारा नहीं किया जाएगा कुछ भी जब तक कि कोई प्रोसीजर बाय लॉ ने उसको रोका नहीं है, तब तक उसके पास ये राइट है कि वो रह सकती है। क्लियर? इसके दो केस है, एसआर बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा का केस है। एसआर बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा 2007 का केस है। इसमें ये हुआ था कि जो उनका रेसिडेंस था, ये जरूरत नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि रेसिडेंस आपका खुद का है या आप रेंट से रह रहे हैं, ये आपके पास राइट है कि आप वहां रह सकते हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, क्योंकि इस केस का इसमें ये डिनाइड किया गया था कि आप इन लॉज के हाउस में नहीं रह सकते, लेकिन ये नहीं है। क्लियर? इस केस में ये हेल्ड हुआ था। दूसरा केस है प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी 2022। इस केस में ये हुआ था कि आपको जब आप एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं ना, तो ये जरूरत नहीं है कि आप कहाँ रह रहे थे, एक्चुअल रेसिडेंस की आपको जरूरत नहीं है जब आप फाइलिंग द एप्लीकेशन कर रहे हैं उसकी। क्लियर? ये था प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी 2022 का केस। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या है? प्रोटेक्शन ऑर्डर, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर में द मजिस्ट्रेट may after giving the aggrieved person and the respondent an opportunity of being heard and on being prima facie satisfied that domestic violence has taken place or is likely to take place, pass a protection order in favor of the aggrieved person and prohibit the respondent from। अब प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या रहा है कि उस वुमेन को बचाने के लिए बात कर रहा है कि उस वुमेन के लिए क्या क्या ऐसी चीजें की जा सकती हैं जिससे वो डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट हो सकती है, उसके लिए एक ऑर्डर पास किया जा रहा है, वो है प्रोटेक्शन ऑर्डर। क्लियर? एग्रीव्ड पर्सन के फेवर में ऑर्डर होगा ये, और किसके लिए होगा? रेस्पोंडेंट के लिए। अब उस ऑर्डर में क्या हो रहा है, किस चीज से प्रोटेक्ट की जा रही है, उसकी एक लिस्ट है। क्या लिस्ट है? कि जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट होने की कमिट हुआ जा रहा है, जहां कमिटिंग एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, या डोमेस्टिक वायलेंस का एड किया जा रहा है, अबेट किया जा रहा है, या तो इंसिस्ट किया जा रहा है या अबेट किया जा रहा है। क्लियर? या एंटरिंग द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और चाइल्ड स्कूल और अदर प्लेस ऑफ फ्रिक्वेंट। अब महिला काम करने जाती थी, वो अपने जहां भी ऑफिस वगैरह था, जहां एम्प्लॉयमेंट करती थी, या बच्चे का स्कूल वगैरह, वहां पर ऐसा नहीं कि वहां जाके आप कुछ उसको हार्म हो सकता है, इसलिए उसके लिए भी प्रोटेक्शन ऑर्डर है कि आप वहां नहीं जा सकते। क्लियर? अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट इन एनी फॉर्म विद द एग्रीव्ड पर्सन, इट इंक्लूडिंग पर्सनल, ओरल और रिटन और इलेक्ट्रॉनिक और टेलीफोन कॉन्टेक्ट, जैसे कि फोन वगैरह, उससे आप बार बार उसको कर रहे हैं परेशान, उसके लिए भी। या ऐसे उसके एसेट्स है, बैंक अकाउंट्स है, उसका बैंक लॉकर है, उसका ऐसा स्त्री धन जहां पर रखा है, उसको आप नहीं हाथ लगाएंगे कोई भी उसकी बिना परमिशन के। क्लियर? या causing violence to dependents, other relative or any person who give the aggrieved person assistance from domestic violence, और जिनसे भी कोई रिलेटिव्स वगैरह उन सबको वो मना कर रहे हैं कि आप नहीं, जिनसे अगर हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस कॉज किया जा रहा है, तो उसके लिए भी आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है जो एग्रीव्ड वुमेन को परेशानी दे रहे हैं। क्लियर? कमिटिंग एनी अदर एक्ट स्पेसिफाइड इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर, या कोई और भी लिस्ट के अलावा भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 बात करता है रेसिडेंस ऑर्डर की। ये था प्रोटेक्शन ऑर्डर। अब बात करते हैं रेसिडेंस ऑर्डर की। रेसिडेंस ऑर्डर कि आप उस एग्रीव्ड वुमेन को रहने के लिए जगह बता रहे हैं कि आप उसके लिए रेसिडेंस ऑर्डर पास कर रहे हैं कि जहां पर वुमेन रह सकती है बिना उसके परेशानियों के। While disposing of an application,
अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12. क्लियर? The magistrate may, being satisfied that domestic violence has taken place, pass a residence order. अब जहां पर उसका डोमेस्टिक वायलेंस जिस जगह हुआ वहीं के लिए रेसिडेंस ऑर्डर पास किया गया. क्लियर? अब रेस्पोंडेंट उसको रेस्ट्रेन कर रहा है. रेस्ट्रेनिंग द रेस्पोंडेंट फ्रॉम डिस्पोजिंग और इन एनी अदर मैनर डिस्ट्रीब्यूट द पोजेशन ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन from the shared household, whether or not the respondent has a legal or equitable interest in the shared household. क्या बात कर रही है वो? यहाँ वुमेन कह रही है मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या नहीं, जहां पर हुआ है मैं वहीं रहना चाहती हूँ, वो वहां रह रही है. अब रेस्पोंडेंट चाहे उसका इंटरेस्ट है चाहे नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रहने के लिए उसको रेसिडेंस ऑर्डर पास किया गया. क्लियर? डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेयर्ड हाउसहोल्ड. मजिस्ट्रेट रेस्पोंडेंट को ऑर्डर दे सकते हैं कि आप निकल जाइए, वो नहीं निकलेंगे. उनको रिमूव करने के लिए ऑर्डर पास कर सकती. रेस्ट्रेनिंग द रेस्पोंडेंट और एनी अदर हिज रिलेटिव फ्रॉम एंटरिंग एनी पोर्शन, और उसको प्रोहिबिट भी कर सकते हैं कि जहां पर वो रह रही है वहां पर आप उसके पास नहीं आइए, या कोई उसके रिलेटिव्स वगैरह नहीं आ सकते जिस पोर्शन में वो रह रही है या जहां पर वो रह रही है. क्लियर? या रेस्पोंडेंट को रेस्ट्रेन कर रहे हैं फ्रॉम एलिनेटिंग और डिस्पोजिंग ऑफ अ शेयर्ड हाउसहोल्ड और एनकम्बरिंग द सेम. क्लियर? बात करते हैं ई पॉइंट का. रेस्ट्रेनिंग द रेस्पोंडेंट फ्रॉम रेनाउंसिंग हिज राइट्स इन द शेयर्ड हाउसहोल्ड एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द मैजिस्ट्रेट. उसके सारे राइट्स, ऐसा नहीं रेस्पोंडेंट कह रहा है कि नहीं मेरा ही अधिकार है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. उसका भी राइट है, उस शेयर्ड हाउसहोल्ड में वो रह सकती है. अब डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट टू सिक्योर सेम लेवल ऑफ अल्टरनेट एकोमोडेशन फॉर द एग्रीव्ड पर्सन एज एंजॉयड बाय हर इन द शेयर्ड हाउसहोल्ड और टू पे रेंट फॉर द सेम इफ द सर्कमस्टांसेस सो रिक्वायर. अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका ओनर कौन है, उसका रेंट कौन पे कर रहा है, इससे कोई मायने नहीं रखता. जहां पर वो रह रही है वो रहेगी, उसको कोई नहीं निकाल सकता. उसके लिए रेसिडेंस ऑर्डर पास किया गया, आपको निकाल दिया जाएगा. अब प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो कहता है इसका नो ऑर्डर अंडर क्लॉज बी शैल बी पास. अब जो ऑर्डर किया जा रहा था, जैसे रेस्पोंडेंट को अपन निकाल रहे थे, रेस्पोंडेंट अगर उसको नहीं रहने देता है, अगर परेशान कर रहा है, तो अब रेस्पोंडेंट को अपन निकालने का ऑर्डर दे रहे हैं कि आप निकल जाइए इस घर से, लेकिन महिला एग्रीव्ड वुमेन नहीं निकलेगी. लेकिन अगर उसकी जगह, जैसे सपोज वी गेट किसी वुमेन ने उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया, जैसे अभी रेस्पोंडेंट उसका हस्बैंड है या कोई मेल मेंबर है, उसने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, तो उसको निकालने का अधिकार है कि आप निकल जाइए. लेकिन अगर वहीं आपके इन-लॉज ने, सिस्टर इन लॉ, ये सब ने, अगर किसी महिला ने आपके साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस किया है, तो उसको नहीं निकाल सकते, उसको शेयर्ड हाउसहोल्ड से नहीं निकालना. यही प्रोवाइजो कहता है. प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर अंडर क्लॉज बी शैल बी पास्ड अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज वुमेन. वो पर्सन के लिए निकलेगा जो वुमेन है, जिसने डोमेस्टिक वायलेंस किया. क्लियर? सेकेंड क्लॉज, द मजिस्ट्रेट में इम्पोज एनी एडिशनल कंडीशन. अब मजिस्ट्रेट और कोई एडिशनल कंडीशन भी लगा सकते हैं जो उसकी सेफ्टी के लिए जरूरी है. उस एग्रीव्ड वुमेन की या उसके बच्चे के लिए जरूरत है अगर सेफ्टी के लिए, तो उसके लिए भी एक एडिशनल ऑर्डर कंडीशन पास कर सकते हैं. क्लियर? द मजिस्ट्रेट में रिक्वायर फ्रॉम द रेस्पोंडेंट टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड. अब रेस्पोंडेंट के लिए एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज. क्लियर? एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 shall be deemed to be an order under chapter 8 of CRPC and shall be dealt with accordingly. Clear? While passing an order under subsection 1, subsection 2 of subsection 3, the court may also pass an order directing the officer in charge of the nearest police station. अब ये किसके लिए किया है गया? पुलिस, जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां के लिए. टू गिव प्रोटेक्शन टू द एग्रीव्ड पर्सन, कि उसको एक ऑर्डर पास किया जा रहा है जहां लोकल पुलिस स्टेशन है, वहां पर जो उसके पास हो रही है, नियरेस्ट है, उसको आप प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए, आप एग्रीव्ड वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए आप उसको ऑर्डर दे सकते हैं.
क्लियर, जो टू असिस्ट हर और द पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन और हर इन द बिहाफ ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर। क्लियर, यस, उसको नहीं रहने दे रहा है, नहीं करने दे रहा है, तो लोकल पुलिस स्टेशन को ऑर्डर दे सकता है मजिस्ट्रेट कि ये इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। क्लियर, क्लॉज नंबर 6 कहता है व्हाइल मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, तो मजिस्ट्रेट में इम्पोज द रेस्पोंडेंट ऑब्लिगेशन, जो रेस्पोंडेंट है उसको पूरी ऑब्लिगेशन क्या है कि वो रेंट, अदर पेमेंट्स, बिल वगैरह वो सारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस लगा रहा है। क्लियर, 7th क्लास द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब इधर पुलिस स्टेशन का जो लोकल पुलिस स्टेशन था वहां के ऑफिसर इन चार्ज को ये उसके जो जुरिस्डिक्शन में आ रहा है उसको मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर रहे हैं कि वो असिस्ट करे उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए। क्लियर, द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट टू द रिटर्न ऑफ पोजेशन ऑफ एग्रीव्ड वुमेन के पूरे जो एग्रीव्ड वुमेन की चीजें है ना, जैसे स्त्री धन है, उसका असिस्ट वगैरह थे, उन सबको रिटर्न कराने के लिए भी डायरेक्ट कर सकता है रेस्पोंडेंट को। क्लियर, जो भी उसकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 क्या है? मॉनेटरी रिलीफ। मॉनेटरी रिलीफ क्या है? मॉनेटरी रिलीफ, मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी का मतलब मनी से रिलेटेड है। क्लियर, अब मॉनेटरी रिलीफ क्या होती है? मॉनेटरी रिलीफ कैसी? वो रिलीफ जो हमको दिलवाए जा रहे हैं, जैसे इसमें क्या क्या नुकसान हो रहा है, हमको इंजरी भी हो रही है, हमको हार्म हो रहा है, हमको मेंटल, फिजिकल सब तरीके से इंजरी की जा रही है अगर डोमेस्टिक वायलेंस में, तो उसके लिए। तो while disposing of an application under subsection 1 of section 12, the magistrate may direct the respondent to pay monetary relief to meet the expenses। जो monetary relief पे की जाएगी, जो रेस्पोंडेंट को मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेंगे, तो वो क्या होंगे? उसमें एक्सपेंसेस भी होंगे, उसके लॉस सफर जो हो रहे हैं एग्रीव्ड वुमेन के, वो सारे, अगर चाइल्ड है एग्रीव्ड पर्सन के पास, तो उसका जो डोमेस्टिक वायलेंस से जो रिजल्ट निकल रहा है वो सब चीजें रिलीफ में आएंगी। क्लियर, में इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू, क्या क्या इंक्लूड्स हैं उसमें? लॉस ऑफ अर्निंग, जो लॉस हो रहा है उनको, मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर उसको करते टाइम पे ऐसी फिजिकल चोट आई, ट्रॉमा वगैरह ऐसा चीज हो जाती है, उसके लिए मेडिकल एक्सपेंसेस। द लॉस कॉज्ड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन, डैमेजेस और रिमूवल ऑफ एनी प्रॉपर्टी, उसकी अगर प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हुआ है तो उसके लिए। द मेंटेनेंस, एग्रीव्ड वुमेन के लिए मेंटेनेंस पूरा उसको पे करें, अगर उसके बच्चे हैं या वो नहीं है या खुद अपने लिए मांग रही है तो उसको पूरा मेंटेनेंस दें। मेंटेनेंस जो कि 125 ऑफ सीआरपीसी में बताया उसके अकॉर्डिंग, या एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। क्लियर, या द मॉनेटरी रिलीफ ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी एडिक्वेट, फेयर एंड रीजनेबल। अब वो कैसा होगा मॉनेटरी रिलीफ? रीजनेबल होगा और एडिक्वेट होगा, फेयर होगा, और जैसा वुमेन का लिविंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपको उसको मॉनेटरी रिलीफ देना पड़ेगा। क्लियर, जैसे उसकी रहन सहन है उस हिसाब से, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल लो पेमेंट कर रहे हैं उसको, ऐसा भी नहीं होगा। द मजिस्ट्रेट शैल हैव द पावर टू ऑर्डर एन एप्रोप्रिएट लम्स ऑफ सम पेमेंट। अब बात की जाती है पेमेंट कैसे होगा, या तो आप लमसम अमाउंट दे दो। क्लियर, या लमसम नहीं दे रहे हैं आप, उसको इकट्ठा पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आप मंथली उसको दे दें। मंथली आप उनकी जो अमाउंट है वो पूरा करके उसको आप दे सकते हैं। नेचर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में भी रिक्वायर्ड। क्लियर, द मजिस्ट्रेट शैल सेंड अ कॉपी। अब मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर दिया उसकी कॉपीज होंगी, वो कॉपीज दोनों पार्टीज को दी जाएंगी। क्लियर, द ऑर्डर फॉर मॉनेटरी रिलीफ का उसकी कॉपीज किस किस को दी जाएगी? वो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी जाएगी, और रेस्पोंडेंट जहां रह रहे हैं उनको, और जहां पर जो दोनों पार्टीज है उनको दी जाएगी, और वहां के लोकल पुलिस को दी जाएगी। क्लियर, जो इंचार्ज है। द रेस्पोंडेंट शैल पे द मॉनेटरी रिलीफ ग्रांटेड द एग्रीव्ड पर्सन विद इन पीरियड स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर सबसेक्शन 1। अब जो भी एक टाइम पीरियड जो स्पेसिफाइड हो गया सबसेक्शन 1 में, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है। क्लियर, अब अपॉन द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट, अब बात की थी आपने, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर निकाला कि आपको ऐसे ऐसे मॉनेटरी रिलीफ का आपको पेमेंट करना है, हर चीज का उनको लॉस हुआ है, वो जो सारी चीजें लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग आपको देना है। अब वो नहीं दे रहा, वो फेल हो जाता है देने के लिए, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए मजिस्ट्रेट ये डायरेक्ट करेंगे
कि जहां पर वो एम्प्लॉयर है, जहां पर वो अपना काम कर रहा है, वहां से उसकी सैलरी में से डिडक्ट करके उसको दिया जाए। क्लियर, यही बात है। द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द एम्प्लॉयर और अ डेटर ऑफ द रेस्पोंडेंट टू द डायरेक्टली पे टू द एग्रीव्ड पर्सन और डिपॉजिट विद इन द कोर्ट अ पोर्शन, कि आप वो ये डायरेक्ट कर देंगे कि जो पोर्शन है जो सैलरी का वो इतना इतना आप हर मंथ आपके उसमें से डिडक्ट हो जाएगा कोर्ट के पास, जिसको हम उसको दे सकें। क्लियर, ये था मॉनेटरी रिलीफ। अब मॉनेटरी रिलीफ में बात करते हैं, दो केस हैं, बीडी भनोत वर्सेस सविता भनोत 2012 का। बीडी भनोत वर्सेस सविता भनोत 2012 का केस है। इस केस में ये बोला गया था कि जो आपका मॉनेटरी रिलीफ जो दिया जा रहा है, जो ऑर्डर मॉनेटरी रिलीफ का है ना, वो इस एक्ट से पहले भी दिया जाएगा, मतलब जो एक्ट आया 2005 में उससे पहले भी पेएबल है। क्लियर। अब हिरल पी हरसौरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसौरा 2016, इस केस में क्या था? इस केस में ये था कि रेस्पोंडेंट क्या मेल ही है? नहीं, रेस्पोंडेंट मेल फीमेल थे। इसमें यह था कि इसमें हिरल पी हरसौरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसौरा के केस में ये हुआ था कि जो रेस्पोंडेंट है वो मेल और फीमेल हो, जिसमें ये इसमें फीमेल को बोला गया था कि वो मॉनेटरी रिलीफ पे करे। क्लियर। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 21 है कस्टडी ऑर्डर। कस्टडी ऑर्डर क्या है? अब कस्टडी ऑर्डर किन के लिए? कस्टडी ऑर्डर उनके लिए जिनके पास बच्चे हैं, शादीशुदा महिलाएं, उनके लिए कस्टडी ऑर्डर है ये। द मजिस्ट्रेट में एट एनी स्टेज ऑफ हियरिंग, किसी भी स्टेज ऑफ हियरिंग में जो एप्लीकेशन की प्रोटेक्शन ऑर्डर और फॉर एनी अदर रिलीफ अंडर दिस एक्ट ग्रांट टेम्पररी कस्टडी ऑफ एनी चाइल्ड और चिल्ड्रन टू द एग्रीव्ड पर्सन। अब इसमें बात की जा रही है बच्चे की कस्टडी के बारे में। अब डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, दोनों अलग हैं, तो कस्टडी किसके पास दी जाएगी? तो कस्टडी जहां तक है अगर माँ को दी गई है या फादर को दी गई है, जहां तक है माँ को ही दी जाती है। और चिल्ड्रन टू द एग्रीव्ड पर्सन और द पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑन हर बिहाफ एंड स्पेसिफाई इफ द नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर विजिट ऑफ सच चाइल्ड और चिल्ड्रन बाय द रेस्पोंडेंट। अब कस्टडी दे दी, लेकिन उस कस्टडी के लिए आपको एक विजिटिंग दे देंगे कि आप अपने बच्चे से मिल सकते हैं, एक स्पेसिफाइड विजिटिंग टाइम दे देंगे। क्लियर। एक provided that if the magistrate is so the opinion that any visit of the respondent may be harmful। अब ये है कि मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि रेस्पोंडेंट का मिलना बच्चे से खतरनाक हो सकता है, ये हार्मफुल है बच्चे के लिए, बच्चे के इंटरेस्ट के लिए, तो मजिस्ट्रेट उसको रिफ्यूज भी कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट शैल रिफ्यूज टू अलाउ सच विजिट। क्लियर। ये था कस्टडी ऑर्डर। सेक्शन नंबर 22 कहता है कंपनसेशन ऑर्डर के लिए। अब कंपनसेशन ऑर्डर क्या? कंपनसेशन ऑर्डर के लिए मजिस्ट्रेट जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से कंपनसेशन ऑर्डर एग्रीव्ड पर्सन के लिए पास करेंगे। वो रेस्पोंडेंट को डायरेक्ट करेंगे कि उसको उसके कंपनसेशन डैमेजेस उसको पे करें। क्लियर। क्या पे करें? किसके लिए? जो उसको इंजरी हुई है, उसको मेंटल टॉर्चर हुआ है या इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है, जो आपके डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के द्वारा अगर ऐसी चीजें होती हैं रेस्पोंडेंट द्वारा, तो आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। क्लियर। सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 क्या कहता है? पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर। अब ये कौन से ऑर्डर्स की बात कर रहा है? इंटरिम ऑर्डर दिया जा सकता है इसमें, और एक्स पार्टी ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर होता क्या है? इंटरिम ऑर्डर होता है एक टेम्पररी ऑर्डर, और एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होगा वो पढ़ते। इंटरिम ऑर्डर इसमें कहा गया है जो मजिस्ट्रेट है, द मजिस्ट्रेट पास कर सकते हैं इंटरिम ऑर्डर को, एक एज ए टेम्पररी ऑर्डर पास करेंगे जो कि जस्ट प्रॉपर और पूरी तरीके से जस्ट एंड प्रॉपर में होगा। क्लियर। अब बात करते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर। सेकंड क्लॉज इसके एक्स पार्टी ऑर्डर की बात कर रहा है। एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है? एक्स पार्टी ऑर्डर होता है कि अगर मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाइड होते हैं एप्लीकेशन से कि ये मतलब एप्लीकेशन देखने में प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि उसके साथ एग्रीव्ड वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, जब डोमेस्टिक वायलेंस हुआ उनको प्राइमा फेसी देखकर लग रहा है, तो वो बिना रेस्पोंडेंट के एक ऑर्डर पास कर सकते हैं, एक्स पार्टी ऑर्डर। और वो ऑर्डर किस में? सेक्शन 18, 19, 20, 21 और सेक्शन नंबर 22। ये रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट में ये सारे ऑर्डर्स निकाल सकते हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर,
कस्टडी, मॉनेटरी रिलीफ, कस्टडी ऑर्डर और कंपनसेशन ऑर्डर। ये ऑर्डर वो बिना रेस्पोंडेंट के प्रेजेंट में भी निकाल सकते हैं अगर उनको प्राइमा फेसी दिख रहा है कि ये इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो। क्लियर? तो ये क्या था, इसको बोलते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर। क्लियर? तो यही बात कही है कि इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एन एप्लीकेशन प्राइमा फेसी डिस्क्लोज दैट द रेस्पोंडेंट इज कमिटिंग ऑफ द एक्ट of domestic violence or that there is likelihood that the respondent may commit an act of domestic violence, he may grant an ex parte order on the basis of the affidavit in such form as may be prescribed of the aggrieved person under section 18, 19, 20, 21 and section 22 against the respondent। ये थी ex parte order की बात। सेक्शन नंबर 23 होता है यहाँ कंप्लीट। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 24 की। 24 क्या कहता है? सेक्शन 24 कह रहा है कोर्ट टू गिव कॉपीज ऑफ ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो ऑर्डर्स हुए थे अब उनकी कॉपीज दी जाएगी, तो कोर्ट देगा कॉपीज को, कैसे? उन ऑर्डर्स की कॉपीज को देगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो यही है, द मजिस्ट्रेट शैल इन द ऑल केसेस वेयर ही हैज पास्ड एनी ऑर्डर अंडर दिस एक्ट he shall ensure that copies of order। अब कॉपीज किस किस को देगा ये भी बात है। फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी देगा certain person authorized, it includes, इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे? पार्टीज, पुलिस ऑफिसर का इंचार्ज और सर्विस प्रोवाइडर जो लोकेटेड है उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वहां पर। क्लियर? ऑफ द कोर्ट एंड रजिस्टर्ड ऑफ द डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। क्लियर? जो कॉपीज जो दी जाएंगी ऑर्डर्स की वो किसको दी जाएंगी? फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों पार्टीज को दी जाएंगी और पुलिस ऑफिसर को जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का उसको, और एवरी सर्विस प्रोवाइडर जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनको। क्लियर? एंड रजिस्टर्ड द डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। अब है सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 कहता है ड्यूरेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ ऑर्डर्स। अब उनका ड्यूरेशन और ऑल्टरेशन ऑर्डर्स का क्या होगा? अब ये बात करें प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात। जब प्रोटेक्शन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 18 शैल बी इन्फोर्स टिल द एग्रीव्ड पर्सन अप्लाइज फॉर डिस्चार्ज। अब प्रोटेक्शन ऑर्डर हुआ, कब तक चलेगा? जब तक कि वुमेन को ऐसा नहीं लगता, वो जब तक चलेगा जब तक कि वो तब तक फोर्स में रहेगा जब तक एग्रीव्ड पर्सन जो वुमेन है वो डिस्चार्ज नहीं कराती उसको। क्लियर? If the magistrate on the receipt of an application from the aggrieved person or the respondent is satisfied that there is change। अब इसमें बात कर रहे हैं इसके ऑल्ट्रेशन की। सेकेंड क्लॉज में मजिस्ट्रेट को लगता है, अब एग्रीव्ड पर्सन को या रेस्पोंडेंट सेटिस्फाइड है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए प्रोटेक्शन ऑर्डर में, तो वो भी ऑल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन, रिवोकेशन हो सकता है। क्लियर? वो सारे रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे इन रिटन फॉर्म में। ये रहा सेक्शन नंबर 25। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 26 की। सेक्शन नंबर 26 क्या है? रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग। अब यहाँ रिलीफ की बात की जा रही है, यहाँ पर जो रिलीफ मिल रहा है वो और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स में। एनी रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22 may also be sought in any legal proceeding before a civil court, फैमिली कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट। अब केस आपने डोमेस्टिक वायलेंस में किया, साथ साथ में आपका केस सिविल कोर्ट में भी चल रहा था, फैमिली कोर्ट में भी चल रहा था और क्रिमिनल कोर्ट में भी चलने लगा, तो वो एग्रीव्ड पर्सन जो रिस्पोंडेंट है वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट रहेंगी बिफोर और आफ्टर, उनमें कोई चेंजिंग नहीं रहेंगे, जो जहां चल रहा है वो चलता रहेगा। क्लियर? एनी रिलीफ रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 may be sought for in addition to and along with any other relief that the aggrieved person may seek in such suit or legal proceeding before a civil or criminal court। क्लियर? कि वो in addition भी हो जाएंगी। थर्ड क्लॉज क्या कहता है? in case any relief has been obtained by the aggrieved person in any proceedings other than a proceeding under this act, he shall be bound to inform the magistrate। अब आपकी सिविल कोर्ट में भी चल रही थी, फैमिली कोर्ट में भी और क्रिमिनल कोर्ट में भी चल गया, तो जो भी रिलीफ आपको एग्रीव्ड पर्सन जो भी मिला जहां पर उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी अदर देन दिस एक्ट के अलावा कहीं भी प्रोसीडिंग चल रही थी, तो आप
इसलिए बाउंड है, आपको मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करनी पड़ेगी कि हमारा यहाँ पर भी केस चल रहा है। क्लियर? उस रिलीफ के लिए। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 27 बात करता है ज्यूरिसडिक्शन की। ज्यूरिसडिक्शन क्या है? तो ज्यूरिसडिक्शन क्या है? द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो कौन है, किसके पास है अथॉरिटी? जेएमएफसी, जेएमएफसी और द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इसको कौन देखेगा? जेएमएफसी और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब द पर्सन एग्रीव्ड परमानेंटली और टेम्पररी रिसाइड्स, वो जो वुमेन है वो जहां रह रही है तो परमानेंट रह रही है, टेम्पररी रह रही है, या जहां वर्क कर रही है वो। क्लियर? द रेस्पोंडेंट रिसाइड, या जहां रेस्पोंडेंट रह रहा है या जहां पर उसका बिजनेस या जहां पर उसका वर्क है वो कैरी कर रहा है। द कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन, अब जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जहां इंसिडेंट हुआ है वहां पर, उस जगह पर, वहां पर भी हो सकता है। शैल बी कॉम्पिटेंट कोर्ट टू ग्रांट अ प्रोटेक्शन ऑर्डर and other orders under this act and try to offense under the act, या any order made under this act shall be enforceable throughout India। अब कोई भी ऑर्डर अगर पास किया है, ज्यूरिसडिक्शन क्या है? जैसे कोई भी ऑर्डर अगर पास किया तो ऐसा नहीं कि यूपी में ऑर्डर पास किया था तो एमपी में एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं, वो ऑर्डर पूरी थ्रू आउट इंडिया में एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 28 में प्रोसीजर दिया जा रहा है। वो प्रोसीजर क्या होगा? जो सेक्शंस की बात की गई है ना, ये जो सेक्शन है 12, 18, 19, 20, 21 एंड 23। 12 में फाइल एप्लीकेशन हो रहा था, 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर, 19 में रेसिडेंस ऑर्डर, 20 मॉनेटरी रिलीफ, 21 में कस्टडी ऑर्डर, 22 में कंपनसेशन ऑर्डर एंड 23 में एक्स पार्टी और इंटरिम ऑर्डर मिल रहा था। क्लियर? ये सारे जो सेक्शंस हैं, इनकी जो ऑर्डर दिए जा रहे थे, जहाँ एप्लीकेशन फाइल हो रही थी, उनकी प्रोसीडिंग्स कैसी होंगी, वो प्रोसीडिंग कैसे गवर्न की जाएंगी, वो सीआरपीसी की तरह गवर्न की जाएंगी, सीआरपीसी बीएनएसएस। क्लियर? नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल बी प्रिवेंट द कोर्ट फ्रॉम लेइंग डाउन इट्स ओन प्रोसीजर ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 और अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 23। क्लियर? अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 29 की। सेक्शन नंबर 29 क्या? अपील। अब ज्यूरिसडिक्शन हो गया, प्रोसीजर हो गया, अब बात होती है अपील की। अब जैसे कि अब वो एग्रीव्ड वुमेन ने किया, अब जहां पर वो रिपोर्ट करने जाती है या कोई भी एप्लीकेशन होती है तो उसने लगाया, वहां पर उसको जो मिलना था वो नहीं मिला, उसको कोई ऑर्डर वगैरह ऐसा नहीं मिला, तो वो अपील कर सकती है। देयर शैल लाई एन अपील टू द, अपील कहाँ होगी? कोर्ट ऑफ सेशन में। ये इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक वायलेंस की अपील कहाँ होगी? कोर्ट ऑफ सेशन में विद इन 30 डेज। टाइमिंग क्या है इसकी? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर मेड बाय द मजिस्ट्रेट इज सर्व्ड ऑन द एग्रीव्ड पर्सन और द रेस्पोंडेंट। क्लियर? या एज द केस मे बी विच एवर इज लेटर। क्लियर? 30 दिन के अंदर आपको अपील करनी है। अपील कहाँ होगी? कोर्ट ऑफ सेशन में होगी। क्लियर? तो ये तो रही हमारी क्लास चैप्टर नंबर 4 की, सेक्शन नंबर 12 से लेके सेक्शन नंबर 29 तक। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर डेली अपडेट्स विजिट आवर वेबसाइट्स and join the Law Pillar Telegram channel. For more details, more updates, please register now. Okay, thank you so much.